ओके स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे SQC। बेसिकली SQC स्टैंड्स फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ एक क्वेश्चन होता है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिटी से क्या मतलब है, फिर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल से क्या मतलब है, देन वी विल डिस्कस कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से क्या मतलब है। तो क्वालिटी से मतलब क्या है यहाँ ये है कि सपोज करो कहीं आपका कोई इंडस्ट्री है जिसके अंदर कोई प्रोडक्शन हो रहा है या फिर कोई प्रोसेस है, तो उस प्रोसेस के लिए कुछ वेल डिफाइंड नॉर्म्स होंगे और उन वेल डिफाइंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्रोडक्शन करना होगा। जैसे हम कोई भी चीज़ प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे सपोज करो बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, हम एक नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो उस फैक्ट्री के अंदर जो भी नट बोल्ट बन रहे हैं उनका कोई ना कोई स्पेसिफिकेशन होगा, यानी उनका कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ हाइट होगी, कुछ डायामीटर होगा, कुछ बेयरिंग कैपेसिटी होगी। जो भी उनको ऑर्डर मिलेंगे उन ऑर्डर्स को उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाना होगा। तो क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी से रफली मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन हमारा विद इन स्पेसिफिकेशन है या नहीं है। अगर विद इन स्पेसिफिकेशन है तो हम कह देते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और अगर नहीं बन रहा है तो हम कह देंगे कि प्रोडक्शन में जो भी आउटपुट आ रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ यानी क्वालिटी उसकी बेकार है और क्वालिटी हमारी क्वालिटी से बेकार है। तो ये बात होगी क्वालिटी की। तो कंट्रोल का मतलब ये है कि जो भी स्पेसिफिकेशन है हमारे, हम उन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही अपना प्रोडक्ट बनाएं। तो उस स्पेसिफिकेशन को अचीव करने के लिए हम जो भी टर्मिनोलॉजी या जो भी हम टेक्निक्स या जो भी हम प्रोसीजर या मेथड लगाते हैं कंट्रोल करने के लिए, सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो वो सारी चीजें कहलाती हैं क्वालिटी कंट्रोल। ना क्वेश्चन आया कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल से क्या मतलब है। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि हम क्वालिटी कंट्रोल को तो करेंगे लेकिन टूल्स यूज करेंगे मैथमेटिकल, यानी स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज करेंगे। और स्टैटिस्टिकल टूल में बेसिकली हमें पता है मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन, ये सारे के सारे जो टूल्स हमें स्टैटिस्टिक्स के पता हैं, हम उन टूल्स की हेल्प से अपनी जो भी क्वालिटी उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल की अगर हम बात करें तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हमारे 3 मेन फीचर्स हैं जिन फीचर्स पे हम लोग काम करते हैं। दैट इज इंस्पेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। दैट इज इंस्पेक्शन, देन सेकेंड वन इज टेस्टिंग, and the last one is analysis। ये बेसिकली 3 पैरामीटर हैं। इंस्पेक्शन, तो क्वालिटी इंश्योरेंस कैसे हम करेंगे, क्वालिटी है या नहीं है। तो जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस का पहले हम स्पेसिफिक इंस्पेक्शन करेंगे। फिर इंस्पेक्शन करने के बाद उसकी टेस्टिंग करेंगे कि जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं जो हमने वेल डिफाइंड या पहले जिस प्रोसेस के लिए जो हमने ले डाउन किए थे प्रोसेसेस या जो स्पेसिफिकेशन, वो स्पेसिफिकेशन हमारे मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो फिर हम थर्ड पार्ट में जाके टेस्ट करने के बाद एनालिसिस करते हैं। जैसे सपोज करो नट बोल्ट की हम वेयरिंग कैपेसिटी की बात करते हैं, तो हमने कुछ नट बोल्ट लिए, उनकी वेयरिंग कैपेसिटी क्या है निकालने के बाद जो भी रिजल्ट आया उस रिजल्ट का हम एनालिसिस करेंगे कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन है उस स्पेसिफिकेशन से अगर डेविएशन थोड़ा बहुत है तो क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा बहुत ज़्यादा। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारी एनालिसिस पार्ट में चली जाती हैं। अब बात आती है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के अंदर। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जिसको हमने SQC बोला है, हम इसके अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स लगाते हैं। तो यहाँ एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ये आता है कि स्टैटिस्टिकल टूल्स की जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं। देखिए क्वालिटी कंट्रोल में जैसे हमने कहा इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, एनालिसिस, तो ये चीज़ें कैसे हो सकती हैं। मैनुअल भी हो सकती हैं कि कोई ह्यूमन जाके चेक करे और चेक करने के बाद कह दे कि हाँ ये सही है या गलत है। तो उस चीज़ में ह्यूमन एरर होने के चांसेस, ह्यूमन बाइज्डनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ह्यूमन बाइज्डनेस हो जाए या कोई हिडन डेटा है जो मिस हो जाए, तो ह्यूमन एरर से किस तरह से हम फ्री रखें, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिकल टूल्स हमें हेल्प करते हैं और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमें हेल्प करता है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, हमें सपोज करो कुछ LED बल्ब्स खरीदने हैं,
सपोज करो 5 या 6 कंपनीज हैं जिन्होंने अपने एलईडी बल्ब्स हमें दिखाए हैं, और एक पर्सन को भेजा जाता है कि आप इनकी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का जो बल्ब है वो आप परचेज करो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और वो शख्स जाता है और जाने के बाद उसने सारे बल्ब जला के दिखाए उसको वेंडर ने, और एक बल्ब उसमें से वो परचेज करता है। अब उससे पूछा जाए कि आपने इस बल्ब को या इस पर्टिकुलर कंपनी के ही बल्ब को क्यों लिया है, तो क्या हो सकता है अगर यहाँ ह्यूमन एरर कैसे इन्वॉल्व हो गई कि इसको अगर जलाने पे देखा तो हल्का सा ब्लूइश कलर सा आ रहा था, या हल्का सा मुझे वाइटिश ज़्यादा लगा, इसलिए मुझे लगा ये अच्छा होगा, मैंने परचेज कर लिया। बट दिस इज़ नॉट द केस, कि हो सकता है कि उसको ब्लूइश कलर ज़्यादा पसंद आ रहा हो, या किसी को हल्का सा येलोइश कलर ज़्यादा पसंद आए तो वो उस वाले को ले लेगा। तो हमारे कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि ह्यूमन जो बाइज्डनेस है सिलेक्शन के अंदर वो आ जाएगी। और इसी प्रोसेस को अगर हम न्यूमेरिकली करें, यानी क्वांटिफाई करके सिंप्लीफाई करें, जैसे हम एक टेबल बनाएं, उस टेबल के अंदर हम देखें ये जो बल्ब्स हैं इनकी वॉटेज क्या है, इनकी इल्यूमिनेशन पावर कितनी है, कितने इल्यूमिनेशन का ये हमारा बल्ब है कितनी पावर दे रहा है, वोल्टेज कितना ले रहा है, इसकी वारंटी कितनी है, इसकी लाइफ साइकिल कितनी है, और प्राइस कितना है। अगर हमने सारे फीचर्स नोट किए इंडिविजुअल बल्ब्स के, तो हमारे पास एक डेटा होगा पूरा, और उस डेटा के बेस पे हम बिल्कुल सही स्पेसिफिकेशन निकाल सकते हैं कि इस बल्ब को लेंगे तो ये इसकी लाइफ साइकिल ये है, लाइफ साइकिल के बाद इसकी जो अगर गारंटी वारंटी इतनी मिल रही है, प्राइस ये है। तो उन सब चीज़ों को लेकर अगर हम एक एनालिसिस करेंगे तो एक बहुत कॉन्क्रीट एनालिसिस पे आएंगे, जो एनालिसिस बहुत सटीक भी होगा और ह्यूमन एरर जो बाइज्डनेस है उससे फ्री भी होगा। उस केस में अगर पूछा जाए कि आपने एक स्पेसिफिक ब्रांड को क्यों प्रेफर किया है, तो स्टैटिकल डेटा होगा कि सर ये इसकी पावर थी, ये इसकी वारंटी थी, ये प्राइस कंपैरिजन है, ये है, तो ओवरऑल दिस प्रोडक्ट इज बेनिफिशियल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज ए सिंपल एग्जांपल। इसी तरह से स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में जो भी हमारे प्रोसेसेस होते हैं या जो भी प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट की हम पूरी एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम पूरे प्रोडक्ट को देखते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को हम इम्प्रूव करते हैं SQC में। वी इम्प्रूव, we maintain, we control, basically first we control, improve and maintain the quality. हम क्वालिटी को तीनों चीज कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं, जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास सारा डेटा है, हम उसको इम्प्रूव भी करेंगे, और इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, एक बार इम्प्रूव हो गई तो हम देखेंगे कि वो मेंटेन भी हो रही है नहीं हो रही है। वो सारा का सारा काम हमें SQC हमें दे देता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि एडवांटेजेस क्या हैं। तो मैंने भी आपको एडवांटेजेस के बारे में बता ही दिया कि ह्यूमन बाइजनेस खत्म हो जाती है, और जो भी अनकवर पुअर जजमेंट होते हैं वो सारे जजमेंट हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कि हमारी क्वालिटी कंट्रोल की टेक्निक्स क्या हैं। सो दैट इज टेक्निक्स फॉर बेसिकली SQC। फॉर SQC तो हम टेक्निक की बात करें तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के लिए कई टेक्निक का हम यूज करते हैं। एक तो है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, दूसरा हम कंट्रोल चार्ट्स का यूज करते हैं, तीसरा हम यूज करते हैं इसके अंदर दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ डेटा। तो पहला है दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब यहाँ पे है कि जो भी सपोज करो हमारी एरर आ रही है या जो भी फॉल्टी चीज़ें हमारी आ रही हैं एनालिसिस के अंदर, हम उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व बन रहा है तो हम कह देंगे ठीक है दिस इज ओके, अदरवाइज सम फॉल्ट इज देयर। और दूसरा ये कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम ये भी पता कर लेते हैं कितने फ्रिक्वेंटली हमारी चीज़ें अकर कर रही हैं और किस रेट से हो रही हैं, तो वहाँ से भी हमें एनालिसिस हो जाता है। I'm not going detail inside this, but we can discuss later on if the time permits. Second, that is called control charts.
तो ये कंट्रोल चार्ट्स ये हमारे सिलेबस के अंदर भी हैं और हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो बेसिकली हम कंट्रोल चार्ट्स बनाते हैं। कंट्रोल चार्ट्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो 3 हॉरिजेंटल लाइन होती है, दैट इज सेंट्रल लाइन, कंट्रोल लाइन, अपर कंट्रोल लिमिट, लोअर कंट्रोल लिमिट, और हमारा प्रोडक्शन अगर इन लाइंस के बीच में है तो हम कह देंगे प्रोसेस कंट्रोल में। तीसरा है दिस इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हम कोई प्रोडक्शन चल रहा है, सपोज करो, बेसिकली मटेरियल साइंस जहाँ मटेरियल्स का काम ज़्यादा होता है वहाँ पे हम चीज़ों का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो सपोज करो हमारा कहीं कोई प्रोडक्शन चल रहा है, मेटलर्जी हो रही है, कोई हम मेटल बन के आ रही है, उस मेटल से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, और प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में होता है, एक्सेप्टेंस सैंपलिंग में कि अगर हमारा कोई सैंपल फेल हो गया तो हम उस पूरे लॉट को फेल कर देते हैं। जैसे सपोज करो हमारी एक मेटल बनी और मेटल बन के कुछ प्रोडक्शन हमारा निकल के आया, उससे हमने सपोज करो 50 आइटम्स बनाए, और 50 में से अगर हमने 5 का एक सैंपल लिया और सैंपल फेल हो गया तो 50 के 50 आइटम्स बने हैं वो स्क्रैप हो जाएंगे। इसका मतलब हम ये मान के तो मेटल जो बन के आई है उसके मेटलर्जी में ही प्रॉब्लम है, तो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। कि सैंपल अगर एक्सेप्ट है पूरा लॉट एक्सेप्ट है, अगर सैंपल रिजेक्ट हो गया पूरा लॉट रिजेक्ट हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा। एनालिसिस ऑफ डेटा एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब यहाँ पे सिंपल से इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन का डेटा आ रहा है उस डेटा को हम रीड करते हैं, और रीड करने के बाद एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, क्वालिटी का है या नहीं है। तो हमारा यहाँ पर टोटल फोकस रहने वाला है हमारे सेकंड नंबर पे, दैट इज कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर। तो हमारे जो सिलेबस के अंदर है हम 2 तरह के कंट्रोल चार्ट्स पढ़ेंगे बेसिकली। एक होगा एक्स बार चार्ट, आर चार्ट, एन चार्ट, सॉरी पी चार्ट, एनपी चार्ट एंड सी चार्ट। तो सबसे बड़ी बात आती है कि क्वालिटी कंट्रोल चार्ट की एडवांटेजेस क्या हैं। एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी पहले हम डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, फिर बाद में डिस्कस करेंगे कंट्रोल चार्ट्स के बारे में। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के एडवांटेजेस क्या है? तो पहला एडवांटेज ये है कि एफिशिएंसी की मेथड बहुत एफिशिएंट मेथड है कि आपने सैम्पलिंग करी, सैम्पलिंग करने के बाद जो भी सैंपल से डेटा कलेक्ट किया, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको बहुत ज़्यादा कम सैंपल्स के अंदर बहुत एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने चालू हो जाएंगे। सो दिस इज एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, ये एक एडवांटेज है। दूसरा है रिडक्शन ऑफ स्क्रैप। अब देखिए एफिशिएंसी बढ़ जाती से क्या मतलब है? सपोज करो पहले हमारा प्रोडक्शन चल रहा है और दिन भर में हमने सपोज को 1000 नट बोल्ट बनाए और 1000 नट बोल्ट के अंदर हमारे 30% लॉट हमारा स्क्रैप था। तो 30% अगर हमारा स्क्रैप था तो हमारा 30% वेस्टेज था। हमने क्वालिटी कंट्रोल मेथड लगाए, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल मेथड, और वहाँ से हमने अपने जो भी हमारे क्वालिटी थी उसको हमने इम्प्रूव किया। इम्प्रूव करने के बाद हमारे सपोज करो अब केवल 10% स्क्रैप रह गया, यानी 10% हमारा जो रिजेक्टेड माल था आउट ऑफ हमारी स्पेसिफिकेशन था। तो 80% मतलब 90% हमारा प्रोडक्शन हो रहा है बिल्कुल जो कि स्पेसिफिकेशन के अंदर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ गई। जहां हम 70% प्रोडक्शन कर रहे थे वो हम 90% प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल हमारी एफिशिएंसी को भी बढ़ा देता है। हमारे इसी से रिलेटेड है कि हमारा जो वेस्टेज है उस वेस्टेज को भी रिड्यूस कर देता है। पहले 30 आइटम हमारे थे जो वेस्ट हो रहे थे, अब केवल हमारे 10 आइटम ही वेस्टेज में जा रहे हैं। तो हमारा ऑब्वियस सी बात है कि हमारी प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो रही है। केवल 10% हमारा वेस्टेज है, हमारा मटेरियल बच रहा है, हमारी कॉस्ट बच रही है, हमारा टाइम बच रहा है। देन इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट एंड एडहेरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन। जो स्पेसिफिकेशन है उस पर हम फिक्स रहेंगे। उससे पहले बात करते हैं इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट का क्या मतलब है यहाँ पे। तो इजी डिटेक्शन ऑफ फॉल्ट से यहाँ पे मतलब ये है कि हमें बहुत आसानी से पता चल जाता है कि फॉल्ट क्यों हो रहा है। जैसे सपोज करो हमारे पास एक नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, मैं फिर से वही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और 4 मशीन्स हैं जो प्रोडक्शन कर रही हैं। तो हमने नट बोल्ट पहले एक मशीन से लिए, दूसरी से लिए, तीसरी से लिए, चौथी से लिए, और हम उनका मेजरमेंट कर रहे हैं। मेजरमेंट करने के बाद हमें पता चला है जो फॉल्टी आइटम है वो एक मशीन नंबर सी या तीसरी मशीन है, उससे प्रोडक्शन से प्रॉब्लम आ रही है। तो मशीन की प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि ये मशीन हमारी प्रॉब्लम कर रही है। या सपोज करो कि एक वर्कर ऐसा है कि उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है कि यार इस मशीन पे दूसरे वर्कर से काम करवाते हैं, तो उस मशीन पे दूसरा वर्कर आ गया, तो उस मशीन से काम ठीक होने लगा, और उस वर्कर को भेज दिया मशीन नंबर ए पे सपोज करो, तो अब ए पे फॉल्ट ज़्यादा आने लगा। तो इसका मतलब है कि इस वर्कर के अंदर प्रॉब्लम है, कि वो वर्कर, अब इसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो ट्रेंड नहीं हो पाया है, सो वी हैव टू ट्रेन। या कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी चारों मशीनें ठीक से काम कर रही हैं, सुबह के टाइम पे जो प्रोडक्शन हो रहा है उस प्रोडक्शन में हमारा स्क्रैप बहुत कम है, और वही प्रोडक्शन जब नाइट शिफ्ट में हो रहा है तो प्रोडक्शन में फॉल्ट ज़्यादा आ रहे हैं। तो एक कंक्लूजन यहाँ से ये आता है कि जो नाइट शिफ्ट में काम हो रहा है उस नाइट शिफ्ट में या तो सुपरवाइजर ढंग से काम नहीं कर रहा है, या वर्कर्स कुछ लापरवाही कर रहे हैं, जिसके कारण फॉल्ट आ रहा है। यानी इसके कारण हमारा जो प्रोडक्शन है उसके अंदर हमारा स्क्रैप ज़्यादा है, यानी क्वालिटी डाउन हो रही है। तो हम बहुत इजीली डिटेक्ट कर लेते हैं कि फॉल्ट सिस्टम में कहाँ है। कभी कभी एक अजीब सा सिचुएशन आती है कि वर्कर भी ठीक है, मशीन भी सही है, पर दोनों का कॉम्बिनेशन ही काम कर रहा, कि एक मशीन पे एक आदमी अच्छा काम कर रहा था वर्कर, उसको हमने मशीन नंबर सी पर भेज दिया, ए से सी पर, तो सी पे उसका हाथ सेट नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण प्रॉब्लम चालू हो गई, एक्सेट्रा। देयर आर सेवरल रीजन्स। तो इसी तरह से इसके एडवांटेजेस हैं एडहेरेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि जो हमारे स्पेसिफिकेशन है उससे भी हम लोग बिल्कुल अंदर काम करेंगे। तो ये सब कुछ एडवांटेजेस हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के। फिर नेक्स्ट आता है कि क्वालिटी कंट्रोल में डेविएशन क्यों आ रहा है। जैसे हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल की, तो सबसे बड़ी बात आती है कि मशीन से काम हो रहा है तो क्वालिटी में डेविएशन क्यों आ रहा है। तो मैंने बताया कि क्वालिटी में जो डेविएशन आ रहा है वो 2 कारणों से आ सकता है। तो पहले दिस इज रीजन्स फॉर variation in quality of a product। क्वालिटी में वेरिएशन क्यों आ रहा है। तो क्वालिटी में वेरिएशन के जो बेसिकली मेन 2 रीजन है। एक तो रीजन यहाँ पे है मेन, दैट इज कॉल्ड बाय चांस, और जिसे हम बोलते हैं रैंडम कॉज। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड असाइनेबल कॉज। ठीक है, तो रैंडम कॉजेज क्या है और असाइनेबल कॉजेज क्या है। देखिए, रैंडम कॉज को तो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, ये तो इसे कहते हैं नेचुरल कॉज है, ये आएगा ही आएगा, क्योंकि कोई भी मशीन प्रोडक्शन कर रही है उसका कोई ना कोई एक लीस्ट काउंट तो होगा ही होगा। तो जो भी हमारा स्पेसिफिकेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन पे कोई चीज़ बन जाए ये पॉसिबल ही नहीं है। कितना भी कोशिश कर लो, थोड़ा बहुत तो वेरिएशन मशीन में आएगा ही आएगा। कभी वर्कर के कारण वर्कर काम कर रहा है, उसके ह्यूमन एरर आ रही है, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रही है कहीं, मतलब दिस इज नेचुरल, जिसे कह सकते हैं हम, दिस इज नेचुरल प्रॉब्लम, जिसको हम ना तो डिटेक्ट कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है और ना ही रेक्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, पर ये पता कर सकते हैं कि ये कॉज जो भी क्वालिटी के अंदर जो भी वेरिएशन आ रहा है दैट इज ए रैंडम कॉज। रैंडम कॉज इसलिए पता चल जाता है क्योंकि अगर हम रैंडम कॉज का डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाएं तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा दैट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी जो भी एरर आ रही है, जो क्वालिटी के अंदर लैगिंग आ रही है, उस लैगिंग का अगर हम ग्राफ बनाएंगे दैट ग्राफ विल बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कह देंगे कि इसके कारण जो भी डिफेक्ट आ रहा है क्वालिटी के अंदर दैट इज रैंडम कॉज, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा होता है असाइनेबल कॉज। तो असाइनेबल कॉज के लिए मैंने आपको बताया बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि मशीन नहीं आई है,
या वर्कर नया है, या एक वर्कर है जिसको नई मशीन पे काम करने के लिए दे दिया गया है, तो उसकी समझ में नहीं आ रहा कैसे हाथ सेट नहीं है उस पर। कभी कभी मटेरियल आपका चेंज हो गया, उसके कारण प्रॉब्लम आ गई कि नए मटेरियल लाया है, पुराना लॉट अच्छा था, नए मटेरियल के साथ मशीन पे हाथ सेट नहीं हो रहा है, या मटेरियल उस क्वालिटी का नहीं है जो प्रोडक्ट बनाए, या इनमें से आपस में इनकी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं कि वर्कर नया है, मतलब वर्कर को भी काम अच्छे से आता है, मशीन भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन दोनों के आपस में पोजीशन इंटरचेंज कर दी तो प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें असाइनेबल कॉज के अंदर आती हैं, और असाइनेबल कॉज को हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, बल्कि करते ही हैं। जैसे अगर मशीन में प्रॉब्लम आ रही है तो मशीन का रिपेयर कराओ, वर्कर को प्रॉब्लम आ रही है तो वर्कर की ट्रेनिंग कराई जाए, कि वर्कर की ट्रेनिंग कराई जाए। मटेरियल को लेकर प्रॉब्लम आ रही है तो फिर मटेरियल को क्वालिटी प्रोडक्ट के लिए क्वालिटी मटेरियल खरीदा जाए, सब स्टैंडर्ड का मटेरियल ना परचेज किया जाए। अगर आपस में कोरिलेशन है इनका कि एक वर्कर को मशीन पर लगा दिया और नई मशीन पे काम नहीं कर पा रहा है, तो उसको फिर पुरानी मशीन पे रखा जाए, नई मशीन के लिए कोई नया वर्कर ट्रेन किया है जो इस मशीन पे पहले से काम करता रहा है। तो इस तरह से हम करा के हम असाइनेबल कॉज को हम रिमूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है टेक्निक्स फॉर एसक्यूसी। टेक्निक्स ऑफ एसक्यूसी। तो टेक्निक ऑफ एसक्यूसी में बेसिकली दो टेक्निक है, दैट इज फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल, और दूसरा है दैट इज प्रोडक्ट कंट्रोल। सो व्हाट इज प्रोसेस कंट्रोल एंड व्हाट इज प्रोडक्ट कंट्रोल? प्रोसेस कंट्रोल से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे सपोज करो कोई कन्वेयर लाइन के ऊपर कोई काम चल रहा है, कोई व्हीकल बन रहा है असेंबली लाइन पे, तो असेंबली लाइन पे हर एक स्टेशन जहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशन हो रहा है व्हीकल के अंदर, दैट इज अ प्रोसेस सेंटर। तो हम तो प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं कि जहाँ पर इंजन गाड़ी में फिट किया जा रहा है, या पहिए लगाए जा रहे हैं, या विंड स्क्रीन लगाई जा रही है, या अंदर सीट्स लगाई जा रही हैं, वो एक एक प्रोसेस कंट्रोल में है कि हर प्रोसेस में काम बहुत अच्छे से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कंट्रोल। और एक होता है प्रोडक्ट कंट्रोल कि हर एक स्टेशन से कन्वेयर बेल्ट पे यानी कि असेंबली लाइन से आपका व्हीकल पूरा फिट होके फाइनल प्रोडक्ट आ गया एक्सपोर्ट करने के लिए। अब हम उसकी चेकिंग कर रहे हैं, फाइनल चेकिंग कि जो प्रोडक्ट बन के आया है वो प्रोडक्ट अपने आप में पूरा है या नहीं है, कि उसके अंदर कोई फॉल्ट तो नहीं है, कि हर स्टेशन से तो ठीक आ रहा है लेकिन फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद उस क्वालिटी का नहीं बन पा रहा है, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कंट्रोल। सो बेसिकली टू थिंग्स आर देयर, प्रोसेस कंट्रोल एंड प्रोडक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस, हमने कहा था कि क्वालिटी कंट्रोल को लेके कई मेथड्स हैं स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के, तो उसमें एक मेथड है दैट इज कंट्रोल चार्ट्स। कंट्रोल चार्ट्स तो कंट्रोल चार्ट बेसिकली एक बहुत सिंपल मेथड है जिसके अंदर हम एरर को फाइंड भी कर सकते हैं, और अपने बेसिकली इसमें हम ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके अंदर कोई असाइनेबल कॉज, प्रोसेस के अंदर कोई असाइनेबल कॉज की कारण प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अगर असाइनेबल कॉज है तो हम उस असाइनेबल कॉज को डिटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि इस प्रोसेस के अंदर ये असाइनेबल कॉज आ रहा है, इस कॉज के कारण हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हम यहाँ पर कंट्रोल चार्ट्स की हेल्प से डिटेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल चार्ट्स के अंदर बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे, तीन लाइन बेसिकली होती हैं, दैट इज कॉल्ड CL सेंट्रल लाइन या कंट्रोल लाइन। एक लाइन ऊपर होती है दैट इज कॉल्ड अपर कंट्रोल लिमिट बोलते हैं, एंड एक नीचे डॉटेड लाइन होती है दैट इज लोअर कंट्रोल लिमिट। और जो भी हमारे प्रोडक्शन की वैल्यू है वो इन दोनों लाइन्स के बीच में आनी चाहिए। अगर इन दोनों लाइन के बीच में आ रही है तो प्रोसेस हमारा कंट्रोल में है, अगर इनसे बाहर चलेगी डॉटेड लाइन से तो कोई ना कोई असाइनेबल कॉज ऐसा है जिसके कारण हमारा जो भी प्रोडक्शन है प्रोडक्शन इफेक्टेड हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली समरी है कि किस तरह से कंट्रोल चार्ट्स हम फॉर्म करेंगे, वी विल डिस्कस लेटर। तो कंट्रोल चार्ट्स को भी हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स
और दूसरा है कंट्रोल चार्ट्स फॉर एट्रीब्यूट्स। कंट्रोल चार्ट्स ऑफ वेरिएबल कहाँ लगता है? जहाँ पर जिस फीचर के ऊपर हमें क्वालिटी इंश्योर करनी है और वो हम क्वांटिफाई कर सकें, यानी मेजरेबल हो, तो उस केस में हम कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने एग्जांपल लिया था, एक स्क्रू या नट बोल्ट बनाने की फैक्ट्री है, तो उसकी लेंथ स्क्रू की, उसका डायामीटर, उसका वेट, उसकी वेयरिंग कैपेसिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल्स के अंदर आ जाएंगी, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें मेजरेबल है। कंट्रोल चार्ट एट्रीब्यूट का मतलब, सपोज करो कोई बल्ब बनाने की फैक्ट्री है और वहाँ बल्ब बन रहे हैं, और उस केस में तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो बल्ब सही होगा या खराब होगा। तो वहाँ पर हम मेजरेबल नहीं है कि क्वालिटी में कुछ हम मेजर कर सकें, ये बल्ब सही है या खराब है। या ब्लेड बनाने की फैक्ट्री है, तो ब्लेड या तो सही होगा या खराब होगा, उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो उस केस के अंदर जो हम कंट्रोल चार्ट बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। तो कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर दो चार्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्स बार चार्ट और आर चार्ट। और यहां पे हम डिस्कस करते हैं एनपी चार्ट, पी चार्ट एंड सी चार्ट। तो किस तरह से हम पहले डिस्कस करने वाले हैं कंट्रोल चार्ट्स फॉर वेरिएबल के बारे में। तो किस तरह से ये ग्राफ बनाते हैं, वी विल सी